सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलामुअलैकुम। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। नॉवल की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, नए आने वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज हम यारम की 18th एपिसोड पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अमरहा का जी जहाँ वो वापस किताबें उसके सर पर दे मारती रहे कि आखिरकार उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। सारी किताबें तेज धार ब्लेड से काटी हुई थीं। सफ़ात दरमियान से 2 हिस्सों में काट दिए गए थे। वो कभी भी ये साबित नहीं कर सकती थी कि कॉरल ने किया है। उसे अपनी मेहनत की कमाई से जमा किए गए पाउंड्स में से भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। कॉरल ज़मीन पर मौजूद सबसे ज़्यादा मनहूस इंसान। 2 दिन वो खाना नहीं खा सकी, सो नहीं सकी। उसके जी में आया वो कॉरल को वो सारी बद्दुआएं दे डाले जो पंजाब की ख़वातीन रिवायती ख़ानदानी लड़ाइयों में देती हैं। लेकिन वो उसे चंद मरहा टाइप बद्दुआएं ही दे सकी, जैसे कि मैनचेस्टर में जब बादल छाएं तो आसमानी बिजली तुम पर टूट पड़े और ऐसे गिरे कि तुम्हें स्याह भूत बना दे। तुम जिंदा रहो लेकिन मुर्दों की तरह। यूनी के सब स्टूडेंट तुम्हें देखते ही चीखें मारने लगे। दिल बर्दाश्ता होकर तुम यूनिवर्सिटी ही छोड़ जाओ, और या ये कि तुम रात को सो तो कॉरल हो, सुबह उठो तो फिल्म नॉर्निया के लूमड़ बन चुके हो। आमीन। इस वाक्य के बाद वो ज़मीन पर मौजूद सबसे ज़्यादा दुखी लोगों में से एक हो गई। उसे पूरी शिद्दत से ये महसूस होता था कि वो अकेली हो गई है। आलिया उसे कहीं दिखाई नहीं देता था। एक बार कहीं दिखाई दिया भी तो अपने आप को स्याह में छुपाए। अगर मैं कहीं गुम हो जाऊं तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगी? एक बार वो अमरहा से पूछने लगा। वो क्या क्या सोचता रहता था। वो गुम होने जा रहा था और उसे ये इंतज़ाम भी रखना था कि उसे ढूंढ लिया जाए। तुम्हारे इतने लंबे कानों से, उसने संजीदगी से कहा, लेकिन साथ साथ स्याह पुतलियां भी मटकाईं। मेरी शिनाख्त के लिए इतना अहम किरदार अदा करेंगे, मुझे मालूम नहीं था। मैं दुआ करता हूँ कि ये लंबे और लंबे हो जाएं ताकि मुझे जल्दी से ढूंढ लिया जाए। अब तो वो जल्दी से गुम हो गया था। अमरहा उसे इन बड़े और लंबे कानों से पहचान कर ढूंढना निकाले वो उन्हें हुडी में छुपा कर रखता था। मामूली बात थी लेकिन काफ़ी तकलीफ दे बात थी। हॉट रॉक के बाहर आखिरी मुलाकात के बाद अमरहा उसे बहुत सारे दिनों के बाद ऑक्सफोर्ड रोड पर तेज़ी से साइकिल चलाते देखा था। अमरहा बस में थी। काश बस की जगह वहाँ कोई लाहौरी रिक्शा होता तो वो रिक्शे वाले से कहती कि भाई ज़रा इस सुरमई हुडी वाले का पीछा करना। वो देखना चाहती थी आखिर वो कहाँ इतना मसरूफ़ रहता है कि दिखाई भी नहीं देता। उसी रोड पर उसके साथ चहलकदमी करने वाला उसी रोड पर उससे दूर भाग रहा था। वो चुपके से बिजनेस डिपार्टमेंट के कितने ही चक्कर लगा लेती, वो उसे नज़र नहीं आता था। वो वाकई में ज़हीन था, छुप जाना जानता था। अमरहा तो नकारा थी और वो उसे इतनी बड़ी यूनि में ढूंढ निकालता था। अक्सर वो यूनि म्यूज़ियम के किसी कोने खुदरे में छुपी सी खड़ी होती और वो पीछे आकर खड़ा हो जाता, जैसे चलते चलते उसे ख्वाब आ जाते हों कि अमरहा इस वक्त कहाँ है। जैसे वो रेडार हो और उसे ठीक ठीक मालूम हो कि अमरहा नामी जहाज़ मैनचेस्टर यूनि के आसमान पर किस तरफ को महवे परवाज़ है। अमरहा को ये ख्वाब नहीं आते थे कि वो कहाँ है। सारे ख्वाब आलियान को ही क्यों आए थे? सभी इल्हाम आलियान को ही क्यों हुए? उस मगरब में रहने वाले को मशरकी आदाब किसने सिखाए? ढूंढ निकालना और जाहिर भी न करना। इन गुरों का बादशाह वो कब बना? दोबारा आलियान से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो उसे देख लेना चाहती थी बस। उनके दरमियान जो कुछ हो चुका था उसे ठीक होने में वक्त भी लगने वाला था और मरहम भी। मरहम वक्त के थाल पर था और वक्त किस्मत की मुट्ठी में। अमरहा के हाथ में तो अब कुछ भी नहीं रहा था। आओ और सब कह डालो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। द बिग बैन लंदन डबल डेक बस और लंदन टैक्सी बरतानिया के लैंडमार्क माने जाते हैं और साई को मैनचेस्टर यूनि के स्टूडेंट का लैंडमार्क माना जाता है। बिना किसी शक व शुबा के से इट ऑल यानी सब कह डालो साई। पीले रंग के बोर्ड पर नारंगी रोशनाई से ये अल्फाज साई की लिखाई में लिखे हैं। यूनि में शायद ही कोई ऐसा बदनसीब होगा जो इस बोर्ड के मालिक को नहीं जानता होगा। साई सिया फार्म नस्लन अमरीकी लेकिन बरतानवी शहरी है। उसका असल नाम एडी है। हल्के घुंघराले बाल, पतला जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही लंबा दिखता है, आंखें गोल गोल और नुमाया और उन पर पतले फ्रेम की नज़र का चश्मा। अपने बैग को दोनों कंधों पर पसाए कमर पर पीछे लटकाए वो मैनचेस्टर यूनि का ज़मीनी फरिश्ता है। यूनि का दादा दादी, नाना नानी, चचा मामू, खाला, भाई बहन और दोस्त, वो सब है वो साई है। यूनिवर्सिटी में उसके बैठने की एक ही मखसूस जगह थी, अली लर्निंग कॉमन के बाग के दरख्त तले। वैसे उसे कहीं भी रोककर बिठाया जा सकता था। वो एतराज़ नहीं किया करता था क्योंकि वो तो फरिश्ता था और उस तक रसाई बहुत आसान थी। जब वो फारिग होता दरख्त तले आकर बैठ जाता और बैग में से बोर निकाल कर रख लेता। मतलब मैं फारिग हूँ, हम तनगोश हूँ, आओ मैं सब सुनूंगा और सब कह डालो।
अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ें, वो सब फजूल की बातें जो कोई और नहीं सुनता। तुम्हारे रोने के किस्से, तुम्हारे ना हंसने की वजूहात, तुम्हारी खाली जेब की बदकिस्मतियाँ, तुम्हारे कमरों से खाने की अशिया का गायब हो जाना, शैम्पूज़, परफ्यूम्स और ऐसी ही दूसरी चीज़ों का गुमशुदा रहना, असाइनमेंट्स का मुकम्मल ना होना, पढ़ाई का एक बोझ लगना, पुरानी किताबों का ना बिकना, नई किताबों के पैसे का बार और कैफ़े में अड़ जाना, लेक्चर से ज़्यादा ध्यान पार्टी में लगे रहना, घर की याद सताना, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तो सब सुनने के लिए दिलो जान से तैयार हूँ। एडी यानी कि साई यूनी का 4 साल पुराना स्टूडेंट है, उसकी तारीख के बारे में मुख्तलिफ बातें गर्दिश करती रहती हैं। कुछ कहते हैं कि जब वो नया नया यूनी आया था तो कुछ मामलात को लेकर इतना परेशान रहा करता था कि फ़लाँ फ़लाँ दर्द के साए में बैठ कर रोने लगता था। उसने एक दो स्टूडेंट को अपनी बात सुनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ के पास वक्त नहीं था और कुछ का कहना था वो बेकार बातों को लेकर परेशान है। अब अगर किसी प्रोफेसर ने उसके आगे की रो में बैठे लड़के को मुस्कुरा कर देख लिया और बादशाह साई को ज़रा सी तिरछी नज़रों से देख लिया तो इसमें रोने की क्या बात है। प्रोफेसर को तो खुद भी मालूम नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर कॉरिडोर में चलते शरारती लड़कियां एकदम से उसके सामने आकर दायरा बनाकर उसे चुटकियां भरकर उसका चश्मा उतार कर भाग भी गई तो उसे तो इंजॉय करना चाहिए। कैसी तितली लड़कियां सिर्फ उसके साथ शरारतें करती हैं। मजीद यूनी में चलते फिरते कोई उसे पेन की बारीक निब चबो देता है और मतवातिर ऐसा कर रहा है तो ये तो ऐसी खास बात नहीं, वो भी एक पेन खरीद ले बारीक निब का। बल्कि पेन ही क्यों, एक छोटा सा खंजर, ओहो, वरना वो अपने फल काटने वाली छुरी ही बैग में रख कर ले आए। उसमें मसला क्या था आखिर। 6 महीने बाद साई ने महसूस किया बहुत सी बातें दूसरों के लिए बहुत मामूली और गैर अहम होती हैं, जबकि वही बातें किसी एक के लिए बहुत अहम और गैर मामूली हो जाती हैं। उसने एक बोर्ड बनाया और उस पर से इट ऑल लिखा और उसे लेकर यूनी में गश्त करता रहा। जहाँ कोई इससे इसका मतलब पूछता तो वो बता देता। पहले पहले इसके सही टॉल की ज़रूरत किसी को महसूस नहीं हुई, बल्कि ये एक मुज़हक्का ख़ेज़ ख्याल लगा। जाहिर है हम अपनी बातें अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, वरना खौफ से किसी से भी नहीं करते। वैसे दोस्तों के साथ शेयर कर देने से भी वो बीबीसी न्यूज़ सर्विस की तरह सारे में नशर हो जाती हैं, तो एक अनजाने शख्स के साथ शेयर करने का रिस्क कोई क्यों कर लेगा। बल्कि नतीजे के तौर पर उनका क्या हाल होगा। ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयाँ और तारीखी अजीम स्टूडेंट स्कैंडल के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले का आगाज़, यानी अंजाम, यही सब ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़के लड़कियां उसके पास आने लगे, खासकर वो जिनकी नई नई किसी दोस्त से लड़ाई हुई होती या प्रोफेसर ने दबे दबे लफ्ज़ों में क्लास में उनकी बेइज्जती कर दी होती। कुछ सिर्फ उसे लतीफ़े सुनाने के लिए आते थे, वो लतीफ़े जो बादशाह उन्होंने क्लास में क्रैक करने होते कि क्लास हंसेगी भी या नहीं, कुछ ग्रुप की सूरत आते। साई देखो हम में से कौन सबसे ज़्यादा क्यूट लगता है। साई उंगली उठाता और एक एक की तरफ इशारा कर देता है, यानी तुम पांचों क्यूट हो। ज़्यादातर उसके पास लड़कियां आती। अब ये साई का उसूल था कि बरतानिया, अमेरिका, बल्कि पूरी यूरोप की फ़ौज भी उसके गिर्द घेरा डालकर खड़ी हो जाती, तो भी वो किसी का बताया एक लफ्ज़ मुंह से ना निकालता। उसे रॉकेट से बांध कर उड़ा दो या तोप के गोले से। अगर कोई उसे कुछ बता गया है, दिल का हाल सुना गया है, तो बस अब वो साई के सीने में दफन हो चुका है। स्विस बैंकों के सभी पैसे निकाल कर भी उसके आगे ढेर कर दिए जाएं तो भी उसका मुंह नहीं खुलेगा। यूनी के बहुत से स्टूडेंट उसे राजों का एटम बम कहते। एक सिर्फ उसकी जुबान खुल जाती तो वो बर्बाद हो जाते। अब कोई लाइब्रेरी की किताबें चुरा बैठा है, जैसे लाइब्रेरी से किसी ने किताबें इशू करवाई और बाग में बैठे या कैंटीन में कॉफ़ी चाय पीते वो ज़रा सी देर को अपनी किताबों से गाफिल हो गया, तो वह किताब चोर भाई या बहन उस तगाफिल स्टूडेंट को सबक सिखाने के लिए फ़ौरन लेकर गायब हो जाते हैं कि आइंदा ऐसी गफलत ना बरतना, तुम्हें ये सबक सिखाने के लिए मैं ये किताबें साथ लिए जाता हूँ। अब जब ऐसा सुकराती सबक सिखाने वाले का ज़मीर उसे सोने नहीं देता या पुलिस के सायरन की आवाज़ें सुनाई देती तो वो साई के पास आता और कहता, मैंने किताबें चुरा ली, मुझे पैसों की ज़रूरत थी साई। पिछले 2 हफ्तों से मैं प्रिंट वर्क नहीं गया, कोई फिल्म नहीं देखी, क्रिस्टन की पार्टी में वही पुरानी शर्ट पहन जाता है क्या। मैंने उसके लिए गिफ्ट भी नहीं लिया, गिफ्ट मैंने उसे देना भी नहीं था, वो कौन सा देती है। गिफ्ट ना भी देता तो पैसे तो चाहिए होते हैं ना साई। जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा तो पूरी 1 लाख किताबें लाइब्रेरी को चंदे में दे दूंगा। चलो 2 लाख, मेरा ख्याल है 4 लाख ठीक है, यूनी की लाइब्रेरी भी तो इतनी बड़ी है ना। अगला आता, मैं कल रात नशे में था, मैंने टैक्सी ड्राइवर को घूंसा मारा, वो बेचारा कोई गरीब अफ्रीकी था, वो मुझे मेरे कमरे के बेड तक लेटा कर गया और दरवाज़ा ठीक से बंद कर गया। उसने मेरी जेबें भी नहीं टटोली, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो जल्द ही मुझे मिल जाएगा, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। नहीं, यानी मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। मुझे कल रात नींद नहीं आई, दुआ करना आज आ जाए। मैं ज़मीन पर सो रहा हूँ, बेड पर अफ्रीकी ड्राइवर सोता है। हाँ, आजकल उसका भूत हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है। वो मुझे कहता है कुछ नहीं, पर फिर भी मुझे उससे डर लगता है। कोई और आता, लीज़ा मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन लेकिन मुझे उसकी दोस्त
वीवी ऑन अच्छी लगने लगी है। मैं क्या करूँ साई? लीज़ा भी अच्छी है और वीवी भी अच्छी है। मैं भी अच्छा हूँ, हम सब अच्छे हैं, फिर मैं क्या करूँ साई? तो अब यही साई अगर जाकर लीज़ा को बता दे कि प्यारी दोस्त और मुन्नी भोली भाली लड़की तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी दोस्त वीवी को हॉलैंड इन में 2 बार डिनर के लिए ले जा चुका है। हाँ हाँ, उन्हीं पैसों से जो उसने गले में सोजिश के इलाज के लिए बहाने करके तुमसे लिए थे। तो लीज़ा को इतनी सी बात बता देने पर क्या छोटा सा कतरीना तूफान लॉ डिपार्टमेंट की दीवारों से नहीं टकराएगा? फिर साई लाइब्रेरी स्टाफ के पास जाता और कहता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की किताबें चुराने वालों में से एक ये रैन भी है, उसे पकड़ो, उसे जुर्माना करो, बल्कि यूनी से बाहर कर दो। और ये ब्रैड डैनियल ये हर रात नशे में धुत होकर किसी न किसी को मार आता है। एक रात वो दीवार पर बने कार्टून को देर तक मारता रहा। अगर रेस्टोरेंट की दीवार टूट जाती तो रेस्टोरेंट इंतजामिया यूनी पर हट जाने का दावा कर देती, पैसों के लिए नहीं, शोहरत के लिए। तो बराए मेहरबानी इस मोहम्मद अली को संभालें। यानी एक साई की वजह से आधी यूनी जुर्माना भरती या यूनी खाली करती, लेकिन वो साई था, सुनता था, बताता नहीं था। हाँ, तो ज़्यादातर उसके पास लड़कियाँ आती। जो लड़की साई के पास बैठी नज़र आ जाती उसके बॉयफ्रेंड को बहुत तशवीश होती, या उसके दोस्तों को। अगर वो साथ साथ टिश्यू से आंखें भी रगड़ रही होती तो बस फिर खैर ना होती और साई बड़ी शफ़क़त से इस नन्ही मुन्नी चिड़िया के आंसू टिश्यू से साफ कर रहा होता। साई, मैंने इतना महंगा ड्रेस लिया, 2 घंटे लगाकर मेकअप किया, तैयार हुई, बालों को कर्ल भी किया, और उसने कहा काश थोड़े से ही सही पर तुम्हारे दांत साफ होते। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी मामा तुम्हारे दांतों पर लगता कीड़ा क्यों नहीं देख सकी? इतनी काफिल मामा है तुम्हारी। साई, उसे सिर्फ मेरे दांत नजर आ रहे थे, गुलाबी मेकअप से सजी मेरी आंखें नहीं। और मैं तो हंस भी नहीं रही थी, बोल भी कम रही थी, फिर भी उसकी मामा मेरे दांतों को ही घूर रही थी। फिर कहने लगी तुम्हें दांतों का कैंसर तो नहीं है? बैठे बिठाए उन्होंने मेरे दांतों को कैंसर करवा दिया। फिर उसका भाई आया जिसके आते ही घर बदबू से भर गया। वो मुझे देखते आ रहा और जानते उसने मुझे क्या कहा? मेरा एक दोस्त है डेंटिस्ट, उसने दांतों के पेचीदा तरीन केस निपटाए हैं, वो तुम्हारे लिए भी ज़रूर कुछ कर देगा। गर्चे मैं उसे नाकाम होते देख रहा हूँ। फिर वो मुंह खोलकर हंसने लगा और बदबू से मेरा दम घुटने लगा। पहले वो अपनी बदबू का इलाज क्यों नहीं करवा लेता? साई, ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा कि आप उसके सामने इसलिए कम बोलें कि वो फिर से आपके दांतों को लेकर बैठ जाएगा। वो हर मुलाकात में मेरे दांतों का जिक्र ज़रूर करता है। क्यों करता है वो ऐसा? मैं उसे छोड़ रही हूँ साई, मैं बहुत रोऊंगी, पर ये रोज़ रोज़ के रोने से अच्छा है सू सू करने, आंसू बहाने और साफ करने का वक्फा। जब मैं केमिस्ट्री का नोबेल इनाम ले रही होंगी तो अपने बदबूदार भाई के साथ बैठे मुझे टीवी पर बराह रास्त देखते उसे ज़रूर दुख होगा। मेरी ज़िंदगी में मार्क जैकबर्ग आ चुका होगा और मैं अपना नोबेल इनाम उसके नाम करूंगी। हाँ ठीक है, मैं यही करूंगी। यूनी में तो ये सब चलता ही रहता है। सुना था एंसलम हॉल जहाँ वो रहता था अक्सर रात गए उसे उठाया जाता और कमरे में कहीं रखा उसका सेज ऑल बोर्ड ढूंढ ढांड कर उसके पास रखा जाता और फिर उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर या ज़मीन पर स्टूडेंट के साथ ही बैठ जाता और रो रो कर सुनाया जाने वाला हाल सुनता। मुझे घर जाना है साई। मेरी माँ क्या खाने बनाती है, यहाँ के खानों में बिल्कुल मज़ा नहीं है। मेरी ताई के हाथों में तो बिल्कुल जायका नहीं है। हफ्ते में एक बार उनके घर जाता हूँ, सारे हफ्ते का बचा हुआ खाना मुझे खिला देती है। पापा कहते हैं तुझे जहर ही क्यों ना खिला दे, हफ्ता इतवार तू उन्हीं के घर रहेगा। पापा जी, नहीं, मुझे सिर्फ अपनी माँ के पास जाना है। जालंधर के रिहायशी प्रताप सिंह को रोना बड़ा अच्छा आता था। बेचारा साई भी रोने लगता था। यूनी में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, एक मैं ही क्यों गरीब हूँ साई? मेरे पास सिर्फ एक अरमानी की जीन्स है, मैं कब तक उसे पहनूं? मेरा आईफोन पुराना हो चुका है, 6 महीने से मैंने वही पुराना हेयर स्टाइल अपना रखा है। मुझे लगता है मैं 17वीं सदी का कोई जोकर हूँ जैसे देखकर बच्चे भी हंसते हैं। आर्ट स्कूल का चार्ली। मैं पास्ता बना कर रख गया, आया तो प्लेट गायब। कमरा लॉक था साई, मैं कसम खा कर कहता हूँ कमरा लॉक था। ये 5वीं बार हुआ है कि मेरा पास्ता गायब हुआ है। सुना है ओक हाउस में जिनविन का साया है। वो पूजा बता रही थी कमरे में एक लड़का ठंड से मर गया था और वो भी भूखा था। साई, मैं कैसे पता करूं कि वो किस कमरे में भूख से मरा या ठंड से? क्या मेरे कमरे में? कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। मैं इंतज़ामिया के पास गया तो उसने बड़े ठंडे लेकिन जले हुए अंदाज में कहा तो शायद ठंड और भूख से ना मरा हो, लेकिन तुम यकीनन खौफ से मरने वाले हो। चलो मैं तुम्हारा कमरा नंबर लोड कर लेता हूँ। विजय पंडित, कमरा नंबर 302, ओक हाउस। बेजा खौफ और खदशात के बाइस कमरे में मुर्दा पाया गया। उसके भूत से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर कमरा लिया जाए। सन 2014। शुक्रिया।
मैंने अपनी वार्डरोब देखी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे नए जूते जो मामा ने मेरी सालगिरह पर मुझे दिए थे और जिन्हें मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था, वो तो कोई 10 बार पहन कर वहाँ रख चुका है। और साई, मैं किस कदर लापरवाह हूँ। मैंने रोज़ अपने जूते क्यों चेक नहीं किए। मैं कमरा लॉक करना कैसे भूल गया आखिर। लेकिन साई, आखिर कभी हम कमरा लॉक करना भूल भी तो जाते हैं ना, हम सभी। तो मैनचेस्टर यूनि में जो 12 लड़के लड़कियों के ग्रुप को दोस्त रखते थे या सिर्फ एक को, साय की ज़रूरत कभी ना कभी सबको पड़ती थी। एक सुनने वाला कान सबको चाहिए होता है। प्रोफेसर तक उसके पास जाते। साई से बात करने के चंद तरीके थे। आप सिर्फ बोले, वो सिर्फ सुने। ज़्यादातर यही करते। आप बोलें साथ वो भी बोले, आपकी इजाज़त हो तो। आप बोलें तो फिर वो सवालात करें। आप बोल चुके हों तो वो आपको अच्छी है जैसी कैसी राय दे, आपकी इजाज़त हो तो। अमरहा साई के पास 2 बार जा चुकी थी। एक बार जब उसे जॉब नहीं मिल रही थी, एक बार जब आलिया नहीं मिल रहा था। अब कॉरल वाले वाक्य के बाद वो फिर से उसके पास सोने के लिए आई थी। एक हिंदुस्तानी लड़का उसके पास पहले से बैठा हुआ था। वो जाने लगी तो रामा ने उसे हाथ के इशारे से रोक लिया। वो हाथों को गोद में रखे सर झुकाए ऐसे बैठा था जैसे मैनचेस्टर यूनिवर्स की मेहंदी की रस्म अदा की जा रही हो। आप हंस सकते हैं लेकिन यही सच है। वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त। हाँ, सिर्फ दोस्त। वो मुझसे 1 साल सीनियर है, ये उसका आखिरी सेमेस्टर है। फिर वो चली जाएगी फ्रांस। उसने कहा मैं फ़्रांस आ सकता हूँ उससे मिलने। हाँ, मैं चला जाऊँगा उससे मिलने। 1 साल बाद जाऊँगा, फिर शायद 5-6 सालों बाद जाऊँ, फिर शायद 8-10 सालों बाद। फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और जाहिर है फिर मैं मर जाऊँगा। जाहिर है हमें मरना भी तो होगा ना। शायद वो कभी आए उत्तर प्रदेश मुझसे मिलने। मैं उसे अपना गांव दिखाऊंगा। लेकिन साई, ये सब सोचते हुए मैं रोने जैसा क्यों हो जाता हूँ। और साई, वो अभी गई नहीं और मैं अभी से उसे बुरी तरह से याद करने लगा हूँ। अभी तो वो मेरे पास ही है। उसे देखकर मुझे रोना आता है। ये उसका आखिरी सेमेस्टर है और फिर मेरा भी आखिरी सेमेस्टर आ जाएगा, मैं भी चला जाऊँगा। मैनचेस्टर में मिलकर दुनिया में बिखर कर हम खो जाएंगे न साई। अमरहा गोद में हाथ रखे आंखों की नमी छुपाने के लिए सर झुकाए बैठे उत्तर प्रदेश के रामा को देख रही थी। कोई अंधा भी बता सकता था उस लड़की के चले जाने के बाद वो सीधे सीधे मर जाएगा। उसे रोक लो रामा। साई को मशवरे की इजाज़त दी गई। रोक लेना इतना आसान नहीं। वो फ्रेंच है। ख़ानदान के नाम पर उसके पास एक माँ और एक सौतेली बहन है। उसकी माँ बैले डांसर रह चुकी है। मेरा ख़ानदान, मैं, मेरा कल्चर, कोई तरकीब निकालो लेकिन उसे रोक लो। वो गई तो तुम भी अपनी असल हालत में नहीं रह पाओगे। तुम मर जाओगे रामा। अपने जिंदा रहने के लिए कुछ करो। अमरहा एकटुक रामा को देख रही थी। जिस फ्रेंच लड़की की बात वो कर रहा था काफ़ी महीनों से गाहे बगाहे शलवार कमीज साड़ी चोली में मलबूस नजर आती रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी भी लगा लेती। मुन्ने से बालों को चोटी की सूरत गूंद कर रखने की कोशिश करती। जिस किस्से को रामा बैठा रो रहा है, ऐसे हजारों किस्से मैनचेस्टर की धरती से शुरू होकर ख़त्म भी हो जाते थे और खुशकिस्मत ही होते थे जो आहें और यादें नहीं एक दूसरे का साथ लेकर निकलते थे। मुख्तलिफ मुल्कों, समाजों, रिवायतों के हामिल स्टूडेंट का एक जगह इकट्ठे होकर पढ़ना, दोस्त बनना, मोहब्बत में मुब्तला हो जाना और रिवायत के नाम पर अलग हो जाना और फिर बुढ़ापे में आहें बढ़ना, ये सब कड़वी ही सही लेकिन हकीकत थी। रामा के बारे में सोचते उसने अपनी नींद गंवा ली। वो अपनी बात बताए बगैर ही पलट आई थी। किताबों वाले वाक्य को बमुश्किल चंद ही दिन गुजरे थे कि सुबह वो यूनिवर्सिटी आई थी और अपनी क्लास के लिए जा रही थी कि उसके करीब से गुजरती एक लड़की ने उसे रोक लिया। हे, तुम्हारा जूता बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया है। वही अजीम आदत, तारीफ पर फूल जाना। तो वो भी झट फूल सी गई और भूल ही गई। अपने स्टोर से जहाँ मैं काम करती हूँ, बहुत खूबसूरत है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पहन कर देख लूँ। मैं आऊँगी तुम्हारे स्टोर ही से लेने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने झट जूता उतार कर उसके आगे किया और उस गुलाबी स्कर्ट और गुलाबी गालों वाली लड़की ने जूते को पहनने के बजाय उसे झट उठाया और ये जा वो जा। हे, अमरहा हैरत ज़दा सी उसे आवाज़ें ही देती रह गई। लेकिन वो रुकी ना पलटी। लेकिन रुक रुक कर चलता कोई और उसके पास आ रहा था। कौन? पूछिए कौन? कॉरल, और कौन। उसके हाथ में उसका गुलाबी जूता था। ये आज के दिन के लिए मेरे पास रहेगा, तुम्हारी याद दिलाएगा। जूता उसके आगे लहराकर वो चला गया। हाँ, वो हिंट देकर तो गया था कि मैं आऊँगा। भले से वो तफसीलात दे देता, होना यही था। उफ, उसने आसपास देखा। बमुश्किल एक जूते से चलती बेंच पर बैठी। शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी कोई। ये कॉरल उसकी जान को आ गया था। अब एक जूते के साथ वो अंदर जा सकती थी ना बाहर। उसने वीरा को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद था। क्लास में जा चुकी होगी। एन ऑन का भी बंद था। सर्दी के दिन थे। ज़मीन पर पैर रखने के लिए जुर्रत चाहिए थी। और फिर लंगड़ा कर चलना। नाचार वो उठी, दूसरा जूता भी उतारा और सिर्फ जुराबों के साथ चलती बस स्टॉप तक आई। और क्या,
जी, कॉरल। वो उसके पीछे पीछे उसकी तस्वीरें ले रहा था। बस आकर ही नहीं दे रही थी। वो स्टॉप पर सिर्फ जुराबों के साथ नंगे पैर बर्फ पर खड़ी थी, दूसरा जूता हाथ में पकड़ रखा था। उसने घूर कर कुछ दूर मौजूद कॉरल को देखा। उसके जी में कि हाँ बस अब उसे काफिला बन जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं बनेगी तो आखिर कब बनेगी? कॉरल का खून उस पर जायज़ था। उसे सारी जिंदगी इतनी कोफत और शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितनी यूनी से ऐसे आते और 5 मिनट बिना जूतों के ऐसे खड़े रहने से हो रही थी। तेजी से अपनी क्लास के लिए भागते स्टूडेंट भी गर्दनी मोड़कर उसे देखना नहीं भूल रहे थे और हंस भी तो रहे थे। उफ। घर आई, जूता तब्दील किया। वो आ गई इतनी जल्दी? नशिस्त गाह में टीवी देखते लेडी मेहर ने पूछा। मेरा जूता। गुस्से की शिद्दत से वो इतना ही कह सकी। क्या हुआ जूते को? वो टूट गया। एक मनहूस इंसान है, यूनी में वो ले गया। वो चील कौवा है क्या? वो हंसी। नहीं, डाइन। डाइन तो फीमेल नहीं होती अमरहा। वो मेल डाइन है। वो उन्हें बताना चाहती थी कि यही है वो जो उसके और आलियान के दरमियान ऐसी दूरी का बाइस बना हुआ है। ये बात अक्सर खुद को तसल्ली देने के लिए सोच लिया करती, अपने किए का इल्ज़ाम वीरा और कॉरल पर डाल दिया करती, जबकि वीरा और कॉरल से ज़्यादा खुद कसूरवार थी। जब वो यूनी वापस आई, उसकी पहली क्लास हो चुकी थी। बाकी की क्लासेस लेकर वो वापस जा रही थी कि बंदर की तरह कलाबाजियाँ लगाता वो उसके सामने आया। ये लो अपना जूता। उसने जूता आगे किया जिसके गुलाबी चमड़े को ब्लेड से लंबी लंबी लकीरें देकर काट दिया गया था। उसकी झालर सी बन गई थी। अब उस जूते को किसी रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था कि उसकी इब्तदाई शक्ल आखिर क्या रही होगी, लेकिन पाँव में पहनने के लिए हरगिज़ नहीं। ये मुमकिन ही नहीं था। अच्छा, जूता था लेकिन ज़्यादा कीमती नहीं था। तुम मार्केट से नया ले लेना। वो तेज़ी से उससे आगे चलने लगी, वरना आज उसे काफिला बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम अब तक कहाँ थी मरहदी मैड की? टर टर टर। मैं कब से हूँ इस यूनी में, तुम तब से क्यों नहीं आई? अब सोचता हूँ तो अफसोस होता है कि कैसे बेकार और फजूल गए वो सब साल। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन अब तो तुम यहाँ ही हो ना। मुझे वक्त को जमा और ज़रब देना आता है। और देखो, तुम्हारी जितनी भी दोस्तें हैं और बहनें, जैसा कि मैंने सुना है एशिया में बहुत बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, यानी जो तुम्हारी 6 7 8 10 बहनें हैं, हाँ, जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं, उन्हें भी मैनचेस्टर बुला लो इसी यूनी में। मैं कुछ भी करके फंड्स इकट्ठे कर दूंगा ताकि उन्हें आने में आसानी रहे। लेकिन ब्राय मेहरबानी तुम अपनी जैसी एक एक कार्बन कॉपी को यहाँ ले आओ। वो उसके साथ साथ चलते मज़े से ऐसी बातें कर रहा था जैसे दोनों में किताब बदल दोस्ती हो। जी, पंजाब की दुपट्टा बदल दोस्ती को मैंने मैनचेस्टर में किताब बदल दोस्ती का नाम दे दिया है। ठीक किया ना? अमरहा रुकी और शरारे उगलती आंखों से कॉरल को ताड़ा। कॉरल भी रुक गया और बहुत मज़े से अमरहा को देखने लगा, फिर अपनी नाक पर उंगली रख ली। तुम एक्समैन सीरीज़ में काम करती रही हो क्या? ये देखो, मेरी खाल जलकर फट रही है। अमरहा ने कानों में ईयरफोन लगाया और म्यूजिक तेज कर दिया। कॉरल का कहकहा उसकी पुश्त पर देर तक फिजा में मुंतशिर रहा। घर वापसी पर बस में बैठकर उसने ऐसे दांत पर दांत जमाए जैसे इन दांतों तले कॉरल की गर्दन हो। आह थू, क्या सोच रही थी वो? काश मैं भी कॉरल जैसी होती या वीरा जैसी, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देती, दू बदू जंग होती। अल्लाह जी मेरे भी जहन में कोई तरकीब डाल दें कि उस कॉरल फॉल शॉल को ही सब अता किया हुआ है। कॉरल आलियान से मुतालिक धमकी देकर तकरीबन गायब ही हो गया था। शायद वो आलियान को ढूंढता रहा था और जब आलियान वापस आ गया तो दोबारा मरहा से उसका टकराव नहीं हुआ था। अपनी आदत से मजबूर होकर वो उसे लाइब्रेरी में छेड़ बैठा और मरहा ने फिर से जैसे उसे खुद को तंग करने का इंदिया दे दिया। वैसे भी उसके बारे में मशहूर था कि उल्टे काम किए बिना उसे नींद आया करती थी, ना उससे खाना खाया जाता था। उसके इंसानी ढांचे में सुपर स्प्रिंग फिक्स थे जो उसे किसी पल चैन से रहने ना देते। ये स्प्रिंग इस कदर कारामद थे कि 10 कदम इंसानों की तरह चलने के बाद वो 11वें कदम पर छलांग या छलांग नुमा चाल ज़रूर अपना लेता। आते जाते स्टूडेंट्स के हाथों से खाने की चीज़ें उचक लेना तो उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम था। यानी वो हाथों से बर्गर पकड़े मुंह खोले खाने वाला एक बड़ी सी मज़ेदार बाइट लेने के चक्रों में है, और जब कुतरता है तो उसे मालूम होता है कि बर्गर तो हाथ में रहा ही नहीं। एनी शाहिद बर्गर शिकार की तरफ हंस कर देखते हैं और इशारे से बताते हैं, कॉरल। अब बर्गर शिकार कॉरल को बमुश्किल ढूंढता उसके पास जाता है और उसे शर्म दिलाता है, तो उल्टा कॉरल उसे इंतज़ामिया के पास जाने की धमकी देता है कि आखिर एक बिजनेस स्टूडेंट पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है। आखिर कैसे? रात को वीरा आई और अपनी हंसी दबाती। ये क्या है? उसने मोबाइल उसके आगे किया। वहाँ उसकी बस स्टॉप पर नंगे पैरों की खड़ी की तस्वीरें थीं और उन्वान कुछ ऐसा था, मैनचेस्टर में 16 साल सर्दी का रिकॉर्ड टूटने पर दौरे जदीद की नेल्सन मंडेली का नंगे पैरों एहतजाज। वीरा कारपेट पर पेट पकड़े अफगान बिल्ली की तरह लौटपौट हो रही थी। हंसी की ज्यादती की वजह से उससे बात भी नहीं की जा रही थी।
थप्पड़ खाने के बाद आज वो उसके कमरे में आई थी और ऐसे लोटपोट हो रही थी। अमरहा वीरा को देख रही थी। शायद वाकई आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाए। कॉरल फिर से पहले जैसा कॉरल बन गया था तो आलियान भी पहले जैसा हो जाएगा। अमरहा मोबाइल हाथ में लेकर बैठ गई और बस बैठी ही रह गई। कॉरल ने आधी यूनी को अपने फेसबुक अकाउंट में उसकी तस्वीर पर टैग कर दिया था। अमरहा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आधी यूनी के ख्यालात इस नादर व नायाब तस्वीर के नीचे पड़ती। अपनी मज़हक़ा खेज तस्वीर देखकर ही उसकी आंखों में मिर्चें भर गई थीं। उसे रोना भी आ रहा था और वीरा को देखकर हंसी भी। वीरा पागल हुई जा रही थी। वो जिंदगी से भरपूर गुब्बारे छोड़ और फोड़ रही थी। चीनी परेड के बाद से अमरहा मुस्कुरा नहीं सकी थी। उसे यकीन था कि अब वो ताउम्र नहीं हंस सकेगी, लेकिन वीरा की हंसी जैसे उसे इशारे दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा प्यारी, एक न एक दिन आखिर सब ठीक हो ही जाता है। तुम जानती हो मैनचेस्टर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया है? अपनी हंसी की छक्कड़ रेल को बामुश्किल रोक कर वीरा बोल पाई। कॉरल, तुम्हें कॉरल से नवाजा गया है, खुशकिस्मत हो तुम। खुली खिड़की से आती ठंडी हवा ने अमरहा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अब, हाँ अब उसे ये हवा ताज़ा लगी, सरगोशियाँ करती। उसके दिल को थोड़ा करार सा आया, सुकून की एक लहर उठी। मानचेस्टर यूनी में तालीमी दुरानिया से मुतालिक जो डायरीज़ हम लिख रहे हैं ना अमरहा, वो सब एक तरफ होंगी, लेकिन जो यादें तुम्हारी स्टूडेंट डायरी में रकम होंगी ना, वो नोबेल प्राइज़ विनिंग होंगी। तुम अपने पोते पोतियों के हंसा हंसा कर मार डालोगी। जिस तरह की यादों से तुम मालामाल हो चुकी हो। कितनी खुशकिस्मत हो ना तुम। मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचती हो कि आओ मुझे हंसाओ रुलाओ। हंसते हंसते वीरा को फंदा लग गया तो अमरहा ने झुककर उसकी कमर में जोरदार घुसा मारा। वीरा मुंह खोलकर हैरत से उसे देखने लगी कि क्यों मारा, वो भी इतनी जोर से। कुछ तुम्हारी डायरी में भी लिखा जाना चाहिए था। मैं तुम्हारे पोते पोतियों को बोर होते नहीं देख सकती, अमरहा ने मासूमियत से कहा। वीरा ने उसके बाल मुट्ठियों में भर लिए और उसके सर को झटके देने लगी। यही काम अमरहा ने किया। दोनों कारपेट पर लोटपोट गुत्थम गुत्था हो गई। मेरे पोते पोतियां बोर नहीं होंगे। मैं उन्हें तुम्हारे किस्से सुना सुना हंसा हंसा कर खुशगुफ्तार ग्रैंड मदर होने का खिताब हासिल कर लूँगी। वो हर वक्त मेरे साथ चिपके रहा करेंगे कि ग्रैंड माँ प्लीज़ उस अमरहा दी लॉस्ट डक की बातें बताएं जो लाहौर वालों को छोड़कर मैनचेस्टर वालों को सताने आई थी। मैं भी तुम्हारे किस्से सुनाया करूँगी जिंजर बॉल, फिक्र ना करो। दोस्तों, आज की इस मज़ेदार सी एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।